सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब खबरनामा ते मैं हाँ तुहाडा अपना अरुण कुराली। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके अज न्यू चंडीगढ़ दे विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि पहला एक बार तस्वीरां जरूर दिखाण। ये एक बोर्ड दीयां तस्वीरां है जिथे जो कि होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर दे विच ये बोर्ड लग्या होया ते अज वर्ल्ड कैंसर डे बड़े ही धूमधाम दे नाल इस हॉस्पिटल दे विच मनाया जा रहा है। हस्पताल के डायरैक्टर आशीष ने बरीकी दे नाल कैंसरां दे लक्षणां बारे भी जानकारी दी है। इत्थे नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया है ते दीवारां ते स्लोगन भी लगाए गए ने जिस दे विच कैंसर तो बचन दे इलाज और तरीके भी दसे गए ने, जिन्हां नूं पढ़ के लोग भी उत्साहित हो रहे ने। उन्होंने डायरैक्टर ने जानकारी देंदे हुए दस्सिया कि कैंसर हुण अजिही बीमारी है जिसका इलाज हो रहा है और काफ़ी सफलता का रेट भी इत्थे वध चुका है और लोगों का वधिया इलाज हुण सस्ते रेटां ते भी हो रहा है। और नाल ही उन्होंने होर भी उपलब्धियां दसियां कि केंद्र सरकार वालों और पंजाब सरकार वालों कैंसर की रोकथाम के लिए की उपाय किए गए ने। बकायदा इत्थे नुक्कड़ नाटक भी पेश किया है। तुहानूं लैके चलते हाँ प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच जिस दे विच डायरैक्टर आशीष वालों बरीकी दे नाल कैंसर के लक्षण दसे जा रहे हैं और उन्हां वालों ये भी जानकारी दी गई है कि पंजाब दे विच कैंसर के मरीज वधे ने पर इसका इलाज भी संभव है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट यू हैव स्पेयर्ड योर टाइम एंड ट्रैवल्ड हियर। मैं जानता हूं कि वर्ल्ड कैंसर डे सबके लिए एक बहुत उत्साहत भरा दिन है और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, पर आप लोगों ने समय निकाला और आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हम थोड़ा सा लेट शुरू कर रहे थे कि हम सोच रहे थे हमारे और मित्र आएंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ, इसीलिए अप्रोप्रिएट समय हम सोच रहे थे और अच्छा होगा, पर आप सब लोग आए इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि हमारे डॉक्टर एडमिन मिस्टर माधव सिंह जी ने आपको बताया कि वर्ल्ड कैंसर डे इज़ लाइक रिमेम्बरेंस टू अस, हम लोगों के लिए एक यादगार है कि कैंसर एक भयानक बीमारी जो पूरे संसार को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में, पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इंसिडेंस ऑफ कैंसर जो है वो ग्लोबली बढ़ रहा है और उसमें हमारा कंट्री भी इंक्लूड है, उसमें भी ज़्यादा हो रहा है। और आपने देखा भी होगा कि पिछले 2 दशकों में किस तरीके से नंबर ऑफ कैंसर्स बढ़े हैं और उसी हिसाब से जो अस्पताल हैं वो भी बने हैं ताकि इस बीमारी का इलाज कर सकें। फोकसिंग ऑन टाटा मेमोरियल सेंटर, जो अस्पताल जहां आप यहाँ बैठे हैं, ये प्रांगण होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कहलाता है, जो कि टाटा मेमोरियल सेंटर के अम्ब्रेला के अंदर एक हॉस्पिटल है। ऐसे टाटा मेमोरियल सेंटर के अंदर 2 अस्पताल हैं पंजाब के अंदर जिनको हम मिला के TMC पंजाब, टाटा मेमोरियल सेंटर पंजाब बोलते हैं। एक यहाँ जहां बैठे हैं न्यू चंडीगढ़ मुल्लांपुर में और एक संगरूर में है। टाटा मेमोरियल सेंटर जो शुरू हुआ था वो 1941 में शुरू हुआ था और दोरबजी टाटा ट्रस्ट ने उसको एक छोटा अस्पताल बना के शुरू किया था बॉम्बे में, परेल में, जहाँ पे मैं तकरीबन 15 से 16 साल तक कार्यरत था और उसके बाद फिर ये अस्पताल बनाने के बाद मैं यहाँ मूव हुआ। वो अस्पताल आज भी वैसे ही काम कर रहा है 1941 से। सो इट इज अबाउट 84 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन which is a very big institution and it is a pioneer institution in India and one of the very well known global tertiary cancer care center। ये अस्पताल उसी टाटा मेमोरियल सेंटर की एक इकाई है। 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि टाटा मेमोरियल सेंटर दोरबजी टाटा ट्रस्ट से एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कैसे बना, क्योंकि ये बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि ये टाटा का नाम है तो क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्या ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। ऐसा नहीं है। 20 साल तक वो अस्पताल चलाने के बाद 1960-62 में जब पहली रेडियोथेरेपी मशीन टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में रखी जा रही थी, उस समय पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिनसे कि परमिशन ली जाती है कोई भी रेडियोथेरेपी की मशीन लगाने के लिए,
तो उस समय काफ़ी वार्तालाप हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ, और जब मशीन रखी गई तो उस समय इंडिया के अंदर होमी जहांगीर बाबा जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो चेयरमैन थे उस टाइम पे, जो सेक्रेटरी थे, और इंडिया के मैं कहूँगा कि न्यूक्लियर एनर्जी के जो गॉडफादर बोले जाते हैं, वो चेयरमैन थे। और उनके साथ विचार विमर्श करके टाटा ग्रुप ने ये पूरा का पूरा अस्पताल, जमीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स समेत डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को हैंडओवर कर दिया। तो 1962 से टाटा मेमोरियल अस्पताल, और जो बाद में टाटा मेमोरियल सेंटर बना, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, एंड इट इज ए ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशन टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करता है। सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, और हमारे साथ साथ हर एक बंदे को जानना चाहिए कि जो ये फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं ये बनाई गई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू टाटा मेमोरियल सेंटर अम्ब्रेला के अंदर ये ऐसे अस्पताल बनाया गया है। टाटा मेमोरियल सेंटर के अंदर ये जो 2 अस्पताल पंजाब में है, इसके साथ साथ 2 अस्पताल बॉम्बे में, जो कि एक न्यू बॉम्बे में और मेन जो बॉम्बे में जिसका मैंने आपको जिक्र किया, वाराणसी में 2 अस्पताल, एक अस्पताल बी बरुआ कैंसर सेंटर जो गुवाहाटी में है, एक होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल जो वाइजैग में है। ये इस तरीके के ये सब अस्पताल मिलाकर के हमारे तकरीबन 8 अस्पताल ऑलरेडी फंक्शनल हैं, और 2 हॉस्पिटल हैं जो एक स्पेशल हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं जो बॉम्बे से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेदा और एलोपैथी को कंबाइन करके रिसर्च किया जाए और ट्रीटमेंट किया जाए। तो वो इकट्रेक बोल के एक इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च बन के एक बन रहा है। और सिमिलरली अभी लास्ट ईयर ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट करके कोशिश की है कि एक उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर से थोड़ा सा दूर जटनी एक जगह है जहां पे एक नया हॉस्पिटल बना जाए। तो इन टोटल 8 हॉस्पिटल्स जो है वो फंक्शनल हैं, 2 हॉस्पिटल्स और अगले 3-4 साल में और फंक्शनल हो जाएंगे। सो दिस इज ए ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर। जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे एफर्ट्स पंजाब में कैसे रहे हैं। 2012 में ये जो लैंड है जहां आप हैं फिलहाल अभी, ये पंजाब गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को दी थी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब कि ये मेडिसिटी एरिया पूरा डेवलप होने के लिए बात चल रही, तो ये सबसे बड़ा प्लॉट है जो आई थिंक इट्स अबाउट 50 एकर्स अप्रोक्सीमेटली, जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को दिया कि इस क्षेत्र में नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें, अगर आप ध्यान से सोचें, जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ राजस्थान तक और इधर बॉर्डर से लेके दिल्ली तक, हमारे पास कोई भी एक्सक्लूसिव टर्शरी पब्लिक कैंसर केयर सेंटर, इसका मतलब कि सिर्फ एक ऐसा सेंटर जो सिर्फ कैंसर ट्रीट करता है और जिसमें कैंसर से रिलेटेड सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, ऐसा कोई भी सेंटर नहीं है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, जैसे पीजीआई है, एम्स है, जीएमसीएच है, जीएमएसएच है, बहुत अच्छे अस्पताल हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे को बहुत सारी बीमारियां एक साथ ट्रीट करनी होती हैं, तो कुछ हम एक चीज के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसी सोच विचार से टाटा मेमोरियल सेंटर ने ये कोशिश की कि एक्सक्लूसिव कैंसर केयर सेंटर्स वे बनने चाहिए। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो ऐसा आप देखेंगे तो एक्सक्लूसिवली इस पूरे रीजन में यही एक एक्सक्लूसिव पब्लिक कैंसर केयर सेंटर है, जो कि ये सोचा गया कि यहां पे बनेगा तो ना सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए, बल्कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, ये पूरे 7-8 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सब के लोगों को फायदा होगा। 2012 में जब ये लैंड दी गई, उसी समय पे बादल साहब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बोला कि जब तक ये अस्पताल बनेगा, इसकी परमिशंस आएंगी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से पैसा आएगा, हमें हमारी कोशिशें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि देखा गया था कि पंजाब के अंदर कैंसर का इंसिडेंस थोड़ा ज्यादा है, तो लोगों को इंतजार ना करना पड़े। इसीलिए उन्होंने बोला कि
संगरूर में जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पर हम आपको एक बिल्डिंग बना के देते हैं और वहां आप यू स्टार्ट योर क्लिनिकल सर्विसेज। तो इस हिसाब से 2013 में संगरूर का जो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल है उसकी उत्पत्ति हुई और उसका शिलान्यास हुआ और एक बिल्डिंग बनी और वो पंजाब गवर्नमेंट ने ही बना के दी और उसकी जो फंक्शनिंग है, उसका जो मैन पावर है, उसका जो ऑपरेशंस है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को टाटा मेमोरियल सेंटर के अंडर दिया गया। 2013 से लेके आज तक हम होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं और मुझे गर्व है, आई एम प्राउड टू से इन फ्रंट ऑफ यू that it is considered as one of the best cancer hospital in this region, which is a public hospital which is providing almost free services to the needy patients. आज सुबह ही मैं डेटा देख रहा था कि मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी। जैसे प्राइवेट पेशेंट्स और जनरल पेशेंट्स के बारे में जिक्र होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। संगरूर के अंदर ऑलमोस्ट 92 to 93% जो पेशेंट हैं वो जनरल कैटेगरी में एंड वेरी हाईली सब्सिडाइज्ड ट्रीटमेंट से ट्रीट होता है। तो इट इज अ बून फॉर ऑल द पीपल हु नीड दैट सपोर्ट, इसीलिए वो अस्पताल बनाया गया। और आपको यकीन नहीं होगा कि हमने 2015 में क्लिनिकल सर्विस शुरू की। जो 2013 में सबसे पहले हम जब भी हॉस्पिटल शुरू करते हैं तो हम कैंसर रजिस्ट्री शुरू करते हैं देखने के लिए भाई कितने कैंसर हैं, किस टाइप के कैंसर हैं, ताकि उसी तरीके से अस्पताल के अंदर सर्विसेज बनाई जाएं। सो 2013 में वो रजिस्ट्री शुरू हुई और वो रजिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो चुकी है आज के दिन की वो ग्लोबली बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं और ग्लोबली वो डेटा, संगरूर का डेटा, मानसा का डेटा ग्लोबली आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको अवेलेबल रहेगा, जो रजिस्ट्री टाटा मेमोरियल सेंटर ने चलाई। इसी प्रकार से हम मोहाली और चंडीगढ़ के अंदर भी एक कैंसर रजिस्ट्री उसी समय से चला रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे किस टाइप के कैंसर हैं, किस टाइप के स्पेशलिस्ट हमें चाहिए, किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है। 2015 में हमने वहां पे क्लिनिकल सर्विस शुरू की जहां पे ऑपरेशन थिएटर्स, एडमिशन वार्ड्स, तो सिर्फ एक 25 बेड से जो अस्पताल शुरू किया गया था आज के दिन वो 150 बेडेड हॉस्पिटल है और लोगों की जो भी जरूरत है उनके लिए उनको सपोर्ट कर रहा है। इस हॉस्पिटल के बनने में थोड़ी देरी हुई, कुछ बीच में कोविड आ गया, उसकी वजह से यहाँ पे 1.5-2 साल तक काम रुक सा गया था और कुछ बाकी इश्यूज थे जिसकी वजह से काफी डिले हुआ। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर हम ओपीडी सर्विसेज और डायग्नोस्टिक सर्विस शुरू कर सकते हैं तो हमें इमीडिएटली शुरू करना चाहिए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और माननीय मुख्यमंत्री जी मान साहब और गवर्नर साहब की प्रेजेंस में 24 अगस्त 2022 को ये हॉस्पिटल शुरू कर दिया गया। उस समय पे इस अस्पताल में ओपीडी सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, रेडियोलॉजी सर्विसेज, रेडियोथेरेपी सर्विसेज, इतनी सर्विसेज थी, लेकिन हमारे पास एडमिशन सर्विसेज और ऑपरेशन सर्विसेज नहीं थी, जो हमने पिछले साल 6 जुलाई को मान साहब जब यहाँ आए तो हमने उसकी शुरुआत की। तो जुलाई पिछले साल से लेके हम फुली फंक्शनल हैं, हर तरीके के ऑपरेशन यहाँ हो रहे हैं। एडमिशन फैसिलिटी चाहे वो प्राइवेट पेशेंट्स हैं या जनरल पेशेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल हैं। बहुत सारी, जैसे आपको जो नोट दिया है उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, पेशेंट वेलफेयर फंड्स हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। और इस हिसाब से तकरीबन हमने पिछले साल 3,500 नए पेशेंट हमने इस हॉस्पिटल में रजिस्टर किए हैं और तकरीबन 8200 पेशेंट संगरूर हॉस्पिटल में रजिस्टर हुए हैं। तो ऑल पुट टुगेदर 12,000 के आसपास नया पेशेंट रजिस्टर हुआ है। वाई वी ऑलवेज से न्यू पेशेंट इन कैंसर इज, देखिए हम जब किसी सिंपल बीमारी के लिए हम बाहर जाते हैं, खांसी, बुखार, जुकाम के लिए, तो शायद हमें एक बार ही जाना पड़े, 2 बार ही जाना पड़े, लेकिन एक कैंसर पेशेंट को उनके ट्रीटमेंट के लिए, जो कि ट्रीटमेंट उनका 6 से 9 महीने चलता है, मल्टीपल टाइम्स हॉस्पिटल में आना पड़ता है, मल्टीपल टाइम्स एडमिट होना पड़ता है। सो ईच नंबर एडमिशन and each number patient registration leads to a very high footfall in the hospital। और इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे रजिस्ट्रेशन इतना है लेकिन फुटफॉल हैज बीन more than 10,000 and 12,000 footfall here in just last 6 to 8 months। So this is how it is different from any other general hospital। This hospital is exclusively cancer hospital। We do not treat any other disease। If a patient is having any other issues, we refer them to PGI or GMCH or GMSH or any other hospital where patient wants to go। We exclusively provide global standard best possible cancer care to all the patients, and this is provided irrespective of socio-economic strata of the patient। Patient गरीब है या अमीर है,
पेशेंट को फैसिलिटी चाहिए ज़्यादा हाई एंड वाली, जो एक उनको कई पेशेंट बोलते हैं हमें सिंगल रूम चाहिए, वो भी अवेलेबल हैं। अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जनरल वार्ड्स भी हैं, बट जनरल वार्ड्स भी आर नॉट लाइक ह्यूज वार्ड्स. In each cubicle we have about 4 to 5 patients only, so it is equivalent to a semi-private of any other corporate hospital. आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा that entire hospital is centrally air conditioned और temperature control, तो ऐसा भी नहीं है कि लोगों को परेशानी है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि जो कि बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हो सकती हैं एक पेशेंट के लिए, irrespective of their socio-economic status, it should be provided. पेशेंट्स अगर पुअर हैं तो उनके लिए सारी स्कीम, जैसे मुख्यमंत्री स्कीम जो है वो भी यहाँ अवेलेबल है, ऐसे संगरूर में अवेलेबल है, आयुष्मान स्कीम अवेलेबल है, हिम केयर जो हिमाचल से पेशेंट आते हैं उनके लिए भी वो भी स्टार्ट होने वाली है. हरियाणा गवर्नमेंट के साथ भी हमारा लाइजिंग चल रहा है ताकि जो उनकी स्टेट स्कीम है जो आयुष्मान पेशेंट है वो भी यहाँ पे आ सके. इसके साथ साथ ECHS, ESI, रेलवेज, तो इन सब के साथ भी हमारा हॉस्पिटल एम्पेनल है. तो बेसिकली कोशिश हमारी ये है कि कोई भी पेशेंट आए वो या तो वेरियस गवर्नमेंटल स्कीम्स के थ्रू या फिर अदर डोनेशंस के थ्रू अपना ट्रीटमेंट पूरा कर पाए और हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें. ये हमारा ओवरऑल एफर्ट है. जो पेशेंट किसी भी स्कीम में बाय चांस अगर वो फिट नहीं हो पाते हैं, देन लॉट ऑफ काइंड डोनर्स गिव अस डोनेशन फॉर पेशेंट वेलफेयर फंड and that fund is utilized to support these patients. जैसे हमारे पास चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर फंड है जिसमें हमने तकरीबन कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपया हमने जो पिछले 4-5 साल में दिया है. हमारे पास एक स्पेशल फंड है विच इज कॉल्ड एज अरुण कुरकुरे फंड, जिसमें अगर जैसे आपने सोचा देखा हो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में पेशेंट को एनरोल करने के लिए हमारे को डायग्नोसिस चाहिए होता है. जब तक वो डायग्नोसिस नहीं है कैंसर का हम एनरोल नहीं कर सकते, लेकिन डायग्नोसिस करने के लिए हमारे को बहुत सारी जांच करनी पड़ती हैं. तो एक अरुण कुरकुरे फंड ऐसे बनाया गया है जिसमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी सपोर्ट दी जाती है. तो इन एडिशन टू दैट ये जितने भी वेलफेयर स्कीम है, हमारे पास एक पीडियाट्रिक केयर फंड अलग है जो बच्चों के लिए अलग से बनाया गया है, क्योंकि जो बच्चों में जो हमारी कैंसर की क्योर रेट है वो काफी हाई होती है और हम कोशिश करते हैं कि उनका ट्रीटमेंट किसी भी हालत में जरूर कंप्लीट हो, so that we can add more human lives to society. When these kids grow, they become an important part of the society and they become a useful contributor to the society, and that's why all these efforts are being taken. इसके साथ साथ हमारा प्रयास है कि हम कैंसर केयर को सिर्फ इलाज के तरीके से ना देखें. कई बार हम बोलते हैं कैंसर का इलाज कराना है तो सब लोग ये सोचते हैं हाँ भाई ऑपरेशन है या कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी है, लेकिन टाटा मेमोरियल सेंटर इसको ऐसे नहीं देखता है. हम देखते हैं कि पेशेंट और उसकी फैमिली है जो हमारे पास आई है, हमारे को हर चीज का ध्यान रखना है. सो वी कॉल इट एज ए इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच वेयर वी टेक केयर कि अगर पेशेंट को ट्रैवल करना है सो वी स्पीक टू वेरियस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव देम रिबेट फॉर ट्रैवल. तो पंजाब गवर्नमेंट ने जैसे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके ट्रैवल के लिए they have discounted, and even the railways जो patient है और उनके relatives के लिए their travel is free or subsidized. When patient come here, we always try to make sure that they are comfortable. So there is a dharamshala in the campus which is currently not as big जो हमें लग रहा था कि requirement होगी, but हाँ अभी हम और efforts कर रहे हैं कि through CSR we build up a bigger dharamshala which is almost free of cost. And dharamshala is like it's a single room dharamshala with that attached bathroom. It is not like any simple dharamshala. In that dharamshala I am thankful to the kind people and various trusts who are running a free langar, so their food is free, so stay is almost free, food is almost free, treatment we are helping them to do free, transport is government providing almost free. So plus inside dharamshala we run various programs जहाँ पे पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है उसके साथ साथ जो उसकी फैमिली है उसका जो मेंटल स्टेटस है उसके लिए कुछ प्रोग्राम, कुछ योगा हो या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है उसके लिए भी हेल्प करते हैं. हमारे डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज, इवन माय सन, वी कंट्रीब्यूट टू इवन welfare of those people. Like for example, we teach the students who are taking this treatment. कोई बच्चा है 5वीं क्लास में है, 6ठी क्लास में है, उसको 6-7 महीना ट्रीटमेंट लेना है, उसका साल बर्बाद ना हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी. सो मेरा कहने का जो महत्व है, आपको बताने का महत्व है कि
we don't look at treatment only from the medical point of view. We look at this treatment to be completed, whether it's a social demand, whether it's an economical demand, whether it's a medical demand, whether it's a psychological demand of the patient and the family. This is how we try to treat the patients in this hospital. New hospital hai. Every day is becoming better and better, to be honest. Every day we are adding more and more human power to this hospital. Happy to share that in last 1 year we have added more than 600 people to this hospital. तो आप सोचिए कि इस हॉस्पिटल की प्रेजेंस से कितना जॉब अपॉर्चुनिटीज पंजाब के लोगों को या नियर अराउंड के स्टेट्स के लोगों को मिल रही है. Similarly, process are ongoing that more and more recruitments will be happening. Currently, this hospital is 300-bed hospital, out of which about 210 to 15 beds are functional, but entire hospital is ready. We increase the bed as per the demands of the patient. So this is what we do, and these beds include the beds in ICU, the beds in daycare, the bed in emergencies, in radiotherapy, all put together. We do about 90 to 100 operations per month, and this is again increasing continuously, and we will be adding one more floor of operation theaters as we get more and more patients and we recruit more and more doctors. So this is in brief about the hospital and the services which we are providing. In addition to that, आखिर में ये जरूर बोलना चाहूँगा कि टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में जब भी बात होती है तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम सिर्फ जो कैंसर केयर है उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते हैं. हमारे 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर टाटा मेमोरियल सेंटर अपना हर हॉस्पिटल चलाता है. फर्स्ट इज सर्विस, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया, तो विच इज द ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट्स, दैट इज द सर्विस पार्ट. सेकेंड इज एजुकेशन, that we train skilled manpower. So we create manpower right from a good housekeeping staff to as high as a trained specialist in various departments like medical oncology, surgical oncology, all technicians. So we create a lot of skilled manpower, and happy to share that almost 2/3 of manpower, oncological related manpower, doctors in India have gone through the doors of Tata Memorial Center. That is the kind of impact Tata Memorial Center makes. So that is about education. Third is research. We do a lot of research in both the hospitals here as well as in Sangrur. We have ethics committee enrolled, which takes care of creating a lot of research and making sure that research is safe for our patients. हमारा focus रहता है कि हम टाटा मेमोरियल सेंटर में ऐसी रिसर्च करें जो कि हमारी जरूरतों को एड्रेस करें. बहुत बारी हमने देखा है कि हम वेस्टर्न जो रिसर्च होती है उसको लेके हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हमारे पीपल, उनकी टॉलरेबिलिटी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड और द कॉकेशियन पॉपुलेशन. सो वी ऑलवेज ट्राई कि हम ऐसी रिसर्च करें जिससे कि कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो और वो हमारे लोकल जो इंडिजिनस रिक्वायरमेंट्स है उस पर एड्रेस करें. एंड वी पब्लिश ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम टाटा मेमोरियल सेंटर्स, एंड वी ऑलरेडी स्टार्टेड पब्लिशिंग फ्रॉम these 2 hospitals as well. The fourth component is public health, which is again very very important. Actually public health is first thing which we start always, जिसमें कि मैंने आपको बताया कैंसर रजिस्ट्री जो था वो सबसे पहला था. तो पब्लिक हेल्थ के अंदर हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. We runs various screening programs, we runs various camps, we run at least 10 to 12 programs under public health, and happy to share that not just in Punjab, but we are the guiding force for various other states. We are doing in Himachal, we are doing in Jammu Kashmir, we are doing in Chandigarh, and we have various MOUs with all these union territories and states. So we are very very prominent in doing public health programs, and this World Cancer Day again is a showcasing that we are doing camps in Chitkara University, Chandigarh University, for ECHS in Sangrur, and various other people, and spreading the awareness about the cancer. And not to forget that we started after the advice of PMO and DAE, we started a unique program called as ISHA, ISHA. Its full form is Indian Study of Healthy Aging.
where we started a cancer screening program only for women. हमने देखा कि हम जब भी कैंप्स लगाते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, मेल्स ही ज्यादा आगे आते हैं, फीमेल्स ज्यादा आगे नहीं आती है बिकॉज ऑफ taboo in our society, because they are not that outspoken and limitations. So we started this screening program that yes, we will go to villages, we will do camps, we will spread awareness to all the people, whether male, female, kids, everybody, but we will do specific screening for females. And happy to share that in last 2 years in the districts of Sangrur and Mohali, we have screened 1,21,000 females for all kind of cancer patients, out of which we detected about 4,500 approximately, and then gave them an option to come here and take free treatment. So this is kind of public health initiatives Tata Memorial Center does, apart from doing school awareness programs and various lots of programs. I don't want to take a lot of time. I think I have elaborated things in detail, and thank you so much, and happy to take your questions. Yes, now session is open for question answer. You may ask one by one, please. सर, आपने कहा है कि पंजाब में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, सर इसके लक्षण क्या होते हैं मेन, और कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी फैल रही है किसी को? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कैंसर के लक्षण जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं लक्षणों की वजह से हमारे को सही अस्पताल और सही डॉक्टर के पास जाना है। कैंसर से बचने का और या कैंसर के बाद सही इलाज का सबसे जो असरदार तरीका है वो ये है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, और इसीलिए जो लक्षण है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक अलग अलग टाइप के कैंसर के लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे मैं सर्जन हूं, आई ट्रीट स्किन, मसल एंड बोन कैंसर्स। तो अगर किसी बंदे के बोन में पेन है जो कि कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, या स्वेलिंग है जो कि कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा है, तो इमीडिएटली आपको दिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्किन में है, स्किन में आपको कुछ ब्लैक मोल है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, या कुछ अल्सर हो गया है जो हील नहीं हो रहा है, जो बढ़ रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम ओरल कैंसर बड़ा कॉमन है, उसके बारे में हम देखते हैं। ओरल कैंसर के मुंह के अंदर कुछ हमारे व्हाइट पैचेस हो जाते हैं जो कि बढ़ रहे हैं, हमारे कुछ अल्सर हो गया है जो बढ़ रहा है। ऐसा कोई भी ग्रोथ, ऐसी कोई भी स्वेलिंग, ऐसा कोई भी अल्सर जो कि कुछ हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इज ए सिम्टम कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है जो कि कैंसर को दर्शाती है, बताती है। सिमिलरली हर एक टाइप के कैंसर के अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी बार आंतों का कैंसर होता है, उसमें जैसे स्टूल्स के थ्रू कुछ ब्लड आता है, या हमारा जो स्टूल पासिंग की जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। पहले कॉन्स्टिपेशन थी, अब सडनली डायरिया होना शुरू हो गया है। तो जो आपकी नॉर्मल बाउल हैबिट्स में चेंज है, या ब्लड आना है यूरिन के थ्रू या स्टूल्स के थ्रू, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सर, अलग अलग जो कैंसर हैं उनके होने का कारण अलग अलग है। 2 हिस्सों में हम इनको मेनली डिवाइड कर सकते हैं। एक जिनके कारण हमें पता है, और एक जिनके कारण हमें नहीं पता है, जो कि जेनेटिक होते हैं। जैसे कुछ कैंसर्स ऐसे हैं कि जो जितने भी कैंसर्स हमारे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होती हैं उनकी वजह से होते हैं। लेकिन कुछ कैंसर्स में जो हमारे बाहरी जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो उस जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को कॉज कर देते हैं ताकि वो कैंसर जल्दी हो जाए। उसका एग्जांपल देता हूं, जैसे हड्डी का कैंसर है। आज तक हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं पता है एनवायरमेंटली या खाने की पीने की जिससे हमें ये हो कि भाई इससे हड्डी का कैंसर हो जाता है, तो वो जेनेटिक ऑल्ट्रेशन से ही होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, या ब्रेस्ट कैंसर, या सर्वाइकल कैंसर इन ह्यूमन, इनमें हमने रिसर्च से पता लगाया है कि हर एक कैंसर के होने के लिए कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको, बीटल नट्स, ये सारी चीजें ओरल कैंसर करती हैं और लंग कैंसर करती हैं। हैविंग हाई कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग is causes esophageal cancer and stomach cancer. Exposure to some radiations, it can cause muscle cancers and skin cancers. तो ये अलग अलग हैं। हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो आपको ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि ये जो कैंसर्स हैं ये अर्बन पॉपुलेशन में ज्यादा होते हैं, रूरल पॉपुलेशन में कम होते हैं। सिमिलरली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर का एग्जाम्पल देखें तो
women who have obesity, जिनका BMI ज्यादा है, women who are in habit of taking alcohol and smoking, women जिनका बच्चे नहीं हुए हैं या जिनके बच्चे 35 साल के बाद में हैं, ऐसी women's में हमने देखा गया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है का इंसिडेंस है वो ज्यादा होता है। लेकिन इन सब के बोलने के बाद मैं कई बार हमारे को ना भ्रम हो जाता है, उसको क्लियर करना चाहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं हाँ जी मैंने देखा था वो तो बहुत सिगरेट पीता था तो उसको तो कैंसर हुआ ही नहीं है, और मैंने एक बंदे को देखा था उसने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं लेकिन उसको भी हो गया। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक जो एबनॉर्मलिटी है वो हमारे अल्टरेशन इन जीन्स हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हर एक की बॉडी पे अलग अलग तरीके से असर करते हैं। किसी को बुखार होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को जब टिपिकल एग्जांपल कोविड है, जब कोविड में किसी को ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हुए, किसी को नहीं हुए। तो जो बॉडी की हमारी जो इनहेरेंट इम्यूनिटी है वो उससे फाइट करने में हमारे को हेल्प करती है। जैसे हम बात कर रहे हैं आज के दिन बैठे हुए, हमारी बॉडी के अंदर लाखों लाखों सेल हर सेकंड में मरते हैं, लाखों लाखों सेल हर सेकंड में जनरेट होते रहते हैं। तो बॉडी का रिपेयर प्रोसेस है। जहां उस रिपेयर प्रोसेस में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है वहां ये एबनॉर्मलिटी शुरू हो जाती है। और ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, हमने ये देखा है कि जिन लोगों में ये फैक्टर होते हैं उसमें इंसिडेंस बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी वजह से होता है, और ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं किया तो जीरो हो गया। तो ये थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन रहता है, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर। सर आपका क्वेश्चन और सर आई थिंक एक जैसा है। वी विल टेक बोथ। जो अभी बड़ा वायरस चलन में है, उसका क्या कारण है? 8-10 महीने में पता भी नहीं चलता कि भी एचपीवी के। सर आपका भी कुछ ले। सर सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताइए कि तो ये खासकर जो लेडीज में है सर्वाइकल कैंसर, इसके रीजन क्या है? आप दोनों का क्वेश्चन एक साथ एड्रेस करता हूं क्योंकि रिलेटेड है। सर्वाइकल कैंसर बेसिकली, जब हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं इसका ये मतलब नहीं कि ये वाला सर्वाइकल, ठीक है ना, दैट इज सर्विकल कैंसर विच इज बेसिकली जो बच्चेदानी का कैंसर होता है। अब बच्चेदानी का कैंसर तो विमेन में ही होगा, तो वो तो ऑब्वियसली बात है। आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया के अंदर विमेन में सर्वाइकल कैंसर डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का जो मेन जो कारण है वो हाइजीन था। हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन नहीं मिल पा रही थी। अब थोड़ा सा आप जो है रूरल एरिया की तरफ जाके सोचिए। हमारे जो गांव हैं, पिंड हैं, बल्कि मैं कहूंगा पंजाब में तो खैर पिंड रहे नहीं है, बिकॉज पंजाब में अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप गांव में भी जाओगे तो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। आप बाकी स्टेट्स देखो, वहां पे रूरल एरियाज आर रियली रूरल। टॉयलेट्स नहीं है, नहाने के लिए बाथरूम्स नहीं है। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, वो कैसे हाइजीन मेंटेन कर पाएंगी। तो पहले इंडिया में क्या होता था, बिकॉज ऑफ दिस अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस इन्फेक्शंस होता था, और उस इन्फेक्शन की वजह से इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर काफी ज्यादा था। अब जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, दे हैव देयर ओन प्राइवेसी, उनके पास खुद का देखभाल करने के लिए अवेयरनेस भी आई है, जगह भी है, शौचालय हैं, सारी चीजें जो कंट्रीब्यूट किया है। सो दीज विमेन कैन इंप्रूव द हाइजीन ऑफ द जेनिटल्स, और उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर इंडिया में ट्रेंड जो है डिक्रीजिंग है। हालांकि मैं इतना बोलना चाहूंगा कि नाउ वी आर स्टार्टिंग अ ड्राइव, एंड हमारी बात चल रही है WHO के साथ। WHO हैज इनिशिएटेड अ प्रोग्राम कि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर को हमें इरिडिकेट करना चाहिए। वो मैं उसके बाद आ रहा हूं सर। तो ये तो मैंने एक मुद्दा बताया कि हाइजीन इज द मेन थिंग। लेकिन जैसे सर ने पूछा कि HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उसका इन्फेक्शन होता है, और HPV के इन्फेक्शन से हमारे को सर्वाइकल कैंसर और मुंह का कैंसर भी होते हैं। सिर्फ वो नहीं, तो अभी हमने देखा है जैसे ट्रेंड है दैट जो सेक्सुअल हैबिट्स जो होती हैं किसी इंडिविजुअल की, वो अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसकी वजह से, जैसे जो हमारे जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, HPV इज ऑल्सो अ वायरस, जैसे HIV इज अ वायरस, जैसे HBsAg इज अ वायरस, जैसे HCV इज अ वायरस, जैसे ही HPV इज ऑल्सो अ वायरस विच स्प्रेड्स बाय द सेम मीन्स। तो अनप्रोटेक्टेड जो हमारे जो सेक्सुअल बिहेवियर्स है या काफी लोगों के साथ है, जो या फिर जो एजुकेशन नहीं है, उसकी वजह से ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो कैंसर्स हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसके लिए जैसे सर ने बोला कि वैक्सीन आई है,
वैक्सीन जो है उसका जो प्रोमिनेंट इफेक्ट जो बोला जाता है वो बोला जाता है कि बिफोर द सेक्सुअल मैच्योरिटी इफ इट इज गिवन इट इज द मोस्ट इंपैक्टफुल। लेकिन इसके अंदर भी अगर हम डिबेट करने जाएं तो बहुत सारे और फाइनल डिटेल्स हैं कि जो शुरू में वैक्सीन आई थी उसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 3 या 4 जो टाइप के कीटाणु थे उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन थी। अभी हमने देखा है कि कुछ और टाइप के आ गए हैं, बट ओवरऑल यस it is good to protect our young women with this vaccination, and most important is education, awareness। कितनी वैक्सीनेशन दे देंगे, कितना लगेंगे, सबसे जब तक बंदे को खुद नहीं पता होता है कि क्या चीज खराब है क्या चीज अच्छी है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए। और हमारे जितने भी जैसे मैंने आपको बताया प्रिवेंटिव हेल्थ के प्रोग्राम हैं उसमें जैसे तो हम जब पब्लिक में जाते हैं वी नेवर से कि वी आर डूइंग ए कैंसर कैंप, वी नेवर से कि हम कैंसर अटैक करने आए हैं। ये ना बड़ा एक रेजिस्टेंस आता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि सर आप रोज सुबह आपका शुगर टेस्ट कीजिए और रोज शाम को आपका बीपी चेक कीजिए क्योंकि मुझे देखना है कि आपको डायबिटीज है या आपको हाइपरटेंशन है। आप बोलोगे ये कैसा डॉक्टर है यार, मैं तो ठीक ठाक हूं, मेरे को इलाज करा रहा है। तो आप सोचिए कि आप शुगर और बीपी के लिए जो कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, आपने एक गोली खाई और आप दशकों तक आप ठीक ठाक रह सकते हो। सोच के देखिए जब हम किसी को बोलें कि भाई साहब आ जाओ आपका कैंसर का टेस्ट करूंगा मैं, कोई नहीं करवाता है। लेकिन हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसीलिए जब हम कैंप्स करते हैं हमारी पद्धति एकदम डिफरेंट है, हमारा जो प्रोटोकॉल है वो एकदम अलग है। जैसे आपने देखा होगा ईशा मैंने बोला इंडियन स्टडी ऑफ हेल्दी एजिंग, इसमें कैंसर वर्ड भी नहीं है। और हम वहां जब जाते हैं तो हम सिर्फ कैंसर के बारे में बात नहीं करते हैं, हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करते हैं, हम टोटल हाइजीन के बारे में बात करते हैं, हम हैंड हाइजीन के बारे में बात करते हैं, हम ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं, बीएमआई के बारे में बात करते हैं, हम एंटी टोबैको इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, हम ड्रग्स के यूज के बारे में बात करते हैं। एंड कैंसर इज अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इट। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच our general population, our friends and brothers and sisters in the community, because they need to accept it। और सबसे जरूरी है कि वो इसको एक्सेप्ट करें कि भाई ये बीमारी हो सकती है, लेकिन हो सकती है तो इसका मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है। ये आज के दिन इलाज पॉसिबल है, पैसा नहीं है तो भी इलाज है, सपोर्ट है और ग्लोबल स्टैंडर्ड का इलाज पॉसिबल है जो कि आप जाके ले सकते हो। दिस इज हाउ वी ट्राई टू अप्रोच इट। सर रिच मैन तो कैंसर का इलाज करा सकता है, जो पुअर है वो कई लोग आपसे कहते हैं हमारा किसी ने पूछा नहीं है, पैसे नहीं है, कैसे करवाएंगे, उनके पुअर लोगों के लिए है। यहाँ भेज दीजिए सर, हम करेंगे। इसीलिए जो मैंने बताया आपको कि इस हॉस्पिटल के अंदर बेशक ये 2 कैटेगरीज हैं, प्राइवेट और जनरल। लेकिन जब मैं ऑपरेशन करता हूं मुझे ये नहीं पता होता ये पेशेंट प्राइवेट वार्ड का पेशेंट है जनरल वार्ड का पेशेंट है। अगर मैंने ऑपरेशन करना है तो मैंने ही ऑपरेशन करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्राइवेट वाले का ऑपरेशन करूंगा या जनरल वाले का नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारी दवाइयां हैं वो डिफरेंट हैं। सेम दवाई जनरल पेशेंट को मिलती है, सेम दवाई प्राइवेट पेशेंट को मिलती है, उसी रेट पे मिलती है। आयुष्मान वाला जो है वो भी है। कोई भी पेशेंट अगर आयुष्मान में, मुख्यमंत्री में अगर फिट नहीं हो रहा है तो भी हमारे पास बहुत सारे फंड्स हैं। मैं 1 मिनट लूंगा आपके और आपको बताना चाहूंगा क्या क्या फंड्स अवेलेबल हैं। सबके नाम मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, सो दैट यू ऑल्सो नोट दिस डाउन। लिखा हुआ है मैंने, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर फंड, जिसमें हम 2 लाख रुपए तक दे सकते हैं इररिस्पेक्टिव। हॉस्पिटल के पास पावर है, वो कोई भी गरीब पेशेंट है, मान लिया वो आयुष्मान में है, पैसा खत्म हो गया और लग रहा है, हम इस फंड से दे सकते हैं। फिर हमारे पास लोकल जो हम जनरेट करते हैं पेशेंट वेलफेयर फंड, जैसे आप जैसे जो हमारे मित्र हैं वो बोलते हैं जी अस्पताल अच्छा है, तो कॉर्पोरेट्स आते हैं कहते हैं हाँ जी हमें 5 लाख रुपए हमें डोनेशन देना है। हम कोई कैश नहीं लेते। अगर पेशेंट पैसा जाता है तो वो फंड में जाता है और वहां से पेशेंट के अकाउंट में जाता है। इस हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल कैशलेस, फिल्मलेस और पेपरलेस है। ना हम फाइल बनाते हैं, तो इतनी मोटी मोटी फाइलें होती है इस अस्पताल में, आपको कहीं नहीं दिखाई देंगी। ना हम एक्सरे की फिल्म, एमआरआई की फिल्म, सीटी स्कैन की फिल्म, ना हम वो प्रिंट करते हैं। हर अस्पताल में, हर ओपीडी में, हर वार्ड में, हर जगह पे कंप्यूटर सेट हैं।
डॉक्टर साहब रेडियो डायग्नोसिस के हेड हैं, वो अगर एमआरआई वहां करते हैं तो वो हर कंप्यूटर पे अवेलेबल है। यहां नहीं, बॉम्बे में भी अवेलेबल है, संगरूर में भी अवेलेबल है। संगरूर का सीटी स्कैन ये यहां बैठ के रिपोर्ट करते हैं, और मैं उसको संगरूर में जो पेशेंट, बाजस में यहां हूं आज के दिन और वहां पेशेंट आ गया, तो वहां पे अगर एक्सरे और एमआरआई हुई है तो फोन करके वो अगर बोल सकते हैं डॉक्टर साहब ये पेशेंट है, प्लीज बताइए क्या करना है, तो आई कैन सी स्कैन्स हियर एंड टेल देम कि ये इलाज शुरू कर दो। तो निप्पॉन ने लास्ट ईयर हमारे को 75 लाख रुपीस दिए, जो हमने 5 महीने में हर पेशेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स आते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों की मदद से, आप लोगों के एफर्ट से ये जानकारी, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, कितनी बड़ी बेल्ट है हमारे पास, कितने कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, या बद्दी में इतनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, लुधियाना में है, अमृतसर में है, जलंधर में है, ये न्यूज पहुंचे कि दे एनीवेज हैव टू डू सीएसआर एक्टिविटीज। उनका 2% सीएसआर में जाना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एजुकेशन या हेल्थ में जाना है, हम दोनों करते हैं। एंड वी विल एंश्योर दैट एवरी सिंगल पेनी गिवन टू टाटा मेमोरियल सेंटर इज यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सर, फिर है पीडियाट्रिक कैंसर फंड। हमने पिछले साल 105 बच्चों को तकरीबन 30 लाख रुपया दिया है, ओनली फॉर पीडियाट्रिक। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसका इलाज हो सकता है और वो पैसे के अभाव में इस अस्पताल से वापस जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, कई बार ना भ्रम होते हैं, मिसकंसेप्शन होती है। अब एक पेशेंट, जैसे कल की बात बता रहा हूं, प्लीज डोंट कोट मी, एक पेशेंट था जिनकी डिजीज बहुत ज्यादा फैल गई थी। अभी हमें पता है कि हम चाहे कुछ भी कर दें, हम इलाज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा फंड्स डालना कोई मायने नहीं रखता है। रादर हम उसी फंड की यूटिलाइजेशन करेंगे कि जो 10 और मरीज हैं जिनका इलाज पूरा हो सकता है और उनकी जान बच सकती है। तो ये एक, अभी फंड्स भी तो ऐसा नहीं है कि अथाह फंड्स हैं, एक लिमिटेड अमाउंट है, उसको बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन जैसे करनी है उस हिसाब से हम करते हैं, और हर एक चीज का प्रोटोकॉल है। लास्ट स्टेज है डॉट पॉसिबल। सर देखिए, जो लास्ट स्टेज होती है ना, ये अगेन, ये जो हम जैसे जो कुछ वर्ड यूज करते हैं ना, ये बड़े ना मिक्सअप कर देते हैं चीजों को। जैसे हम बोलते हैं कैंसर से लोग मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। कैंसर आप स्टेज 1 और 2 में पकड़ो, ऑलमोस्ट 90% से ऊपर सक्सेस रेट है। लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो वो हर कैंसर की जो रेट है वो अलग अलग तरीके से बताई जाती है। हर टाइप के कैंसर की सक्सेस रेट अलग अलग है, हर टाइप के कैंसर में हर स्टेज की सक्सेस रेट अलग अलग है। तो ये बहुत डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, छोटा स्किन कैंसर है आपको, बेसल सेल कार्सिनोमा, जो कि इतना एग्रेसिव नहीं है, और आपने उसको पकड़ लिया है, ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट है। ठीक है, उसी हिसाब से आप लंग कैंसर देखो या पैनक्रियाज का कैंसर देखो, वो बहुत एग्रेसिव होता है, उसमें तकरीबन 15 से 20% पेशेंट ही बच पाते हैं आफ्टर ऑल द एफर्ट्स। तो कई बारी, अच्छा जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर में अगर बीमारी फैली भी हुई है, लास्ट स्टेज भी है, स्टेज 4 भी है, तो देयर इज नो लास्ट स्टेज, इट इज ब्लड टेस्ट। मैं आता हूं उस पर। तो जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, अगर उसमें फैल भी गया है तो भी आज के दिन हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो सालों 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 तक जिंदा रहते हैं। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर में हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर में एटलीस्ट 60 to 7% टाइप ऑफ जो कैंसर्स हैं वो ऐसे हैं जो कि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव हैं, जिसमें हम दवाइयां देते रहते हैं। अगर बीमारी हड्डी में भी चली गई, फैल भी गई, तो भी वो दवाइयों के सहारे काफी समय तक जिंदा रह सकते हैं। तो अभी ऐसे एफर्ट्स हो रहे हैं कि जैसे हमने धीरे धीरे डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को एक क्रॉनिक डिजीज बना दिया है, ऐसे ही एफर्ट्स चल रहे हैं। और हर साल कुछ ना कुछ रिसर्च ऐसी आ रही है कि हम धीरे धीरे एक एक कैंसर को हम धीरे धीरे उस स्टेज में लेकर जाएं कि कैंसर है, मान लिया उस कैंसर को निकाल भी नहीं सकते हैं, अगर उस कैंसर के साथ जिंदा भी रह रहे हैं तो भी हम पेशेंट की लाइफ को लंबा प्रोलॉन्ग कर सके। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट सिर्फ अस्पताल के चक्कर काटे जा रहा है, फैमिली भी साथ में उसमें इन्वॉल्व हो गई है, पैसा भी खत्म हो गया है और उसका कुछ एंड रिजल्ट नहीं है। तो ये हर एक पेशेंट से इट डिफर्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। कैंसर के बढ़ने का कारण सर पहले इनका लेता हूं, फिर हाँ जी सर, हाँ जी सर। पैनक्रियाटिक कैंसर जो है ये काफी एग्रेसिव टाइप का कैंसर है। पैनक्रियाज जो आपने पता होगा, हमारे पेट के
पीछे के एरिया में होता है, जिससे कि जूसेस निकलते हैं, जिससे हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है। पेनक्रियाज कैंसर जो है वो हैवी कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, फैटी फूड्स, इनकी वजह से ज्यादा होता है, प्लस सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, ये मेन कॉजेज हैं पैनक्रियाटिक कैंसर के। पैनक्रियाटिक कैंसर का दिक्कत क्या होती है कि उसका स्प्रेड बहुत जल्दी होता है और हमें ना काफी समय तक उसका पता नहीं चल पाता, क्योंकि पेट के अंदर होता है और एक बार स्प्रेड होने के बाद उसका ट्रीटमेंट करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। निशानियां सर की है? सर मेरी बात सुनो जी। सर, वर्ल्ड कैंसर डे हमें दर्शाता है कि हमें कैंसर जो एक भयानक बीमारी है उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। अर्बनाइजेशन की वजह से कैंसर के जो इंसिडेंसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और आज के WHO के जो मापदंड हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में तकरीबन 14 लाख कैंसर के पेशेंट हर साल आते हैं, जिसमें से तकरीबन 1.5 लाख पेशेंट्स हम टाटा मेमोरियल सेंटर के अंतर्गत हम ट्रीट करते हैं। कैंसर अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम जनरल पॉपुलेशन को ये बता सकें कि क्या क्या सिम्टम्स हैं और वो जल्दी से जल्दी जो कैंसर ट्रीटिंग सेंटर्स हैं, चाहे पब्लिक सेंटर्स हैं या प्राइवेट सेंटर्स हैं, उनमें जाके अपना इलाज कर सकें। आज इस दिन आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि इफ डिटेक्टेड अर्ली, कैंसर इज डेफिनेटली क्यूरेबल। If awareness is there, we can definitely detect them early and save many lives as well as limbs. हाँ, हम सब का दायित्व होता है, आप सब लोगों का, हमारा और जनरल पॉपुलेशन का, कि हम सब लोग मिलकर ये अभियान चलाएं और ये कोशिश करें कि कैंसर रिलेटेड जो भी मॉर्टेलिटी इंडिया के अंदर है वो डिक्रीज हो। आज के दिन बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और किसी भी बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कैंसर हो गया तो इट्स एंड ऑफ द लाइफ, एंड वी मस्ट एंश्योर दैट अलोंग विद पेशेंट वी शुड टेक केयर ऑफ द अदर नीड्स ऑफ पेशेंट लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, अलोंग विद द हेल्थ ऑफ their family also. So this is what I would like to say. And on this World Cancer Day, we are running various programs to spread awareness all across UT of Chandigarh and Punjab state. And we are very hopeful that people will come to know about this central government facility which is available in New Chandigarh, Punjab, where the treatment, the same kind of treatment is given to everybody who comes through the door of this Tata Memorial Center, Punjab, irrespective of their socio-economic status, and we ensure that they get best possible treatment which is based on evidence, which is derived from various studies which are happening globally. This is what I would like to say.